नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है और पूरी भाजपा जो है वो बिलबिला रही है, मिर्ची लग गई है। अमित मालवीय को उतार दिया गया है और अमित मालवीय जिस नीचता पर उतारू रहते हैं उसी नीचता पर वो दिख रहे हैं। एक के बाद एक लगातार जिस तरीके के पोस्ट आ रहे हैं, अब वो आज के राहुल गांधी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू तक, भारत से लेकर के पाकिस्तान तक सब कुछ मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सारी चीजें वास्तव में राहुल गांधी के सवाल का जवाब है या फिर देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, या इन सबको किनारे रख दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाने के लिए किसी भी तरीके का हथियार अपना रही है, सिर्फ ये मान लिया जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो कुछ ये हो रहा है ये वैसे नहीं है। इसकी एक बैकग्राउंड है और इसके पीछे भाजपा की एक सोच है। एक तरफ वो पूरी दुनिया के अंदर 33 देशों के अंदर अपने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज करके टीयर 2 और टीयर 3 डिप्लोमेसी के जरिए भारत का जो रुख है आतंकवाद के प्रति विज ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीज करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को डिमीन करके, उनको दुष्प्रचार करके एक नए लो पर ले आए हैं। आप केवल एक बात की कल्पना कीजिए, मैं ये सारी चीज दर्शकों के सामने उनके ऊपर छोड़ता हूँ। जो ट्वीट का सीरीज आज सुबह शुरू की है अपने क्या नाम अमित मालवीय और आईटी सेल, जिसका भी नाम लेना क्या ठीक है, पूरी भाजपा का इकोसिस्टम। केवल एक चीज की कल्पना कीजिए कि ऐसा ही कोई पिक्चर जैसे राहुल गांधी के चेहरे पर मुनीर को इम्पोज करके हाफ फेस पर वो किया गया है, ऐसी अगर कोई हरकत कोई कांग्रेसी मोदी जी या शाह के साथ कर दे तो भाजपा क्या करेगी? क्या आरएसएस ने इनको यही संस्कार दिए हैं कि अपने लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक व्यक्ति नहीं होता, लोकतंत्र का एक बहुत ही अभिन्न अंग है अपोजिशन। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं और उस लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में केवल लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल नहीं पूछेगा तो क्या आपका कीर्तन करेगा? ये बताइए। सवाल तमाम है, जवाब भाजपा के पास है नहीं। तो उसका एक फेवरेट जो चैंपियनशिप जीतने का उसका कॉज है वो यही है कि वो नैरेटिव को पलटने की कोशिश करती है बड़ी डेस्परेटली। उसी के वो माहिर है। और आपने कहा देश को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या देश को तो बेवकूफ ये 11 साल पहले बना चुके हैं। अब तो ये उसकी फसल काट रहे हैं और देश भी फसल काट रहा है। अब तक देखिए, जो देश लहलोट था ना, देश में तमाम भक्त जो लहलोट थे, 36% वोट इनको मिल रहा है। तो बाकी 64% तो इनको वोट नहीं देता। लेकिन ठीक बात है, 36% जो है लार्जेस्ट वोट शेयर है, हाईएस्ट सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाते हैं। अभी तक देश में जो 82 करोड़ 5 किलो मुफ्त अनाज वाले भी लोग थे, वो इस बात से लहलोट थे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। थे या नहीं थे? यही सब प्रचार हो रहा था कि विदेशों में डंका बज रहा है। अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के हालात बने कि आप दुनिया में अकेले खड़े हो गए, आपके पास इजराइल और तालिबान के अलावा कोई मिलानी ढूंढने से 200 देश होते, वैसी सूरत में अब बाहर के डंके की भी ढोल फट गया। और देश का डंका पहले पता था कि किसी नीति, किसी वायदा जो मोदी जी ने बड़े बड़े समझबाग दिखाए थे 2013 से आज तक, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। तो ना बाहर के रहे ना अंदर के रहे, तो ये डेस्पिरेशन इसलिए। और जब ये डेस्पिरेशन होती है राय साहब, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और जिस तरीके का ऑफेंस इन्होंने किया, अगर आप इन ट्वीट को पढ़ लें तो क्या ये किसी सभ्य समाज के डिस्कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं? और ऐसे अवसर पर जब इसी हफ्ते के आखिर में 3 दिन 4 दिन के बाद जो हमारे 7 डेलीगेशन हैं वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर बता रहे, जो सरकार हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग को नहीं रोक पाई, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी ही पार्टी के मंत्री और डिप्टी सीएम की ट्रोलिंग से नहीं रोक पाई, जो अपने विदेश सचिव विक्रम मिश्री को, उनके परिवार को, उनके ट्रोल्स को बचाव नहीं कर पा रही, उसका बचाव कौन करेगा? आपको पता है? विरोधी दल के सांसद दूसरे देशों में जाकर के। तो वो सरकार इतनी निरीह हो गई है, निहत्थी हो गई है कि उसकी टीयर 1 डिप्लोमेसी जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो उसके विदेश मंत्री करते हैं, जो उसके एम्बेसडर्स करते हैं, जो हाई कमिश्नर करते हैं, उनको छोड़ करके विपक्ष के सांसदों की जरूरत पड़ रही है सरकार को। और वो सरकार विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह की राय रखती है और इस तरह के शब्दों का चयन करती है, मीर जाफर और ये शब्द, ये इनको मुबारक। लेकिन इस सब को करने के बावजूद भी सवाल गायब नहीं हो जाते। आज जब ये इतना घटिया स्तर पर आ गए हैं, तो मेरे आपका दायित्व है कि हम देश को मूल सवालों के ऊपर लेके वापस चले। ये बहस मुलायजे होते रहेंगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा और आपका फर्ज है कि देश को मूल सवालों पर लेकर चले। ये करते रहेंगे आपस में जो है। और मूल सवाल क्या था? मूल सवाल ये था कि पहलगाम जो था वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आतंकी सीमा पार करके 200 किलोमीटर तक वहां कैसे पहुंच गई, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी,
खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। आतंकवादियों ने 26 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया और आज 28 दिन होने को आए हैं, 4 हफ्ते को हो गए हैं, उन आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। ये शुरुआत यहां से होती है। दूसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन सवालों के आपके पास जवाब नहीं थे, इसलिए आपको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ी। 22 तारीख से लेकर के 6 तारीख की रात तक पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ लामबंद थी। 7 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स में आपने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक किया और उसके बाद आप पूरी दुनिया में अलग थलग खड़े हुए, अलग थलग बिल्कुल। इजराइल को छोड़ दीजिए, हालांकि उसने भी शब्द प्रयोग किया जो कि आप थोड़ा सा शांति बनाए रखिए उस तरीके का जो, और उसी तरीके से बाद में तालिबान जिसको आपकी डिप्लोमेटिक आपने रिग्निशन भी दे रखी, उसके अलावा आपको कोई खड़ा नहीं मिला। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत इसलिए पड़ी कि सीमा पर आप नाकाम रहे, आपकी नीतियां नाकाम रही, आपके सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी, आपके खुफिया तंत्र का कोई अता पता नहीं था, और था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, और उस पर किसी की कोई जवाबदेही आज तक क्यों नहीं है। विपक्ष के नेता को आप जो कुछ कहना है वो कहते रहिए, वो आपका विपक्ष का मामला है। मेरा और आपका बतौर मीडिया हमारा काम है लोगों को सवालों पर, मूल सवालों पर रखना, फोकस रखना। आप आईएमएफ के अंदर जिस समय ये सब चल रहा था भारत पाकिस्तान का, आईएमएफ के अंदर 25 देश है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आप भी उनमें से एक हैं। 25 में से 24 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। ये आपकी डिप्लोमेसी है, ये आपका डंका बज रहा था। आप अकेले नो करने वाले थे, 24 देश पाकिस्तान के साथ खड़े। राहुल गांधी ने पिछले संसद सत्र में आपको चैलेंज किया था, आपको वार्न किया था कि चाइना और अमेरिका को, चाइना को और पाकिस्तान को साथ मत आने दीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस 7 और 10 के बीच में जो संघर्ष चला सीज फायर तक, उसमें चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की हर संभव से आगे मदद कर रहा था। बिल्कुल एक युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। पूरे तरीके से, इस तरीके से सैटेलाइट का, तमाम चीजों का डेटा, जो कंप्लीट फीडबैक उसने चाइना रियल टाइम में पाकिस्तान से शेयर किया, उसका जवाब आपके पास नहीं है। पूरी दुनिया में आप आइसोलेट होकर के खड़े हो गए, इसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। जब 22 तारीख को ये नरसंहार होता है, राहुल गांधी तो दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में बैठते हैं, सारी बात, और मोदी जी 24 तारीख को मधुबनी के अंदर प्रचार करते हैं। क्या ये सच नहीं? वो तो जाकर घायलों से मिलते हैं, कानपुर में जाकर के मृतकों के परिवार से मिलते हैं, और मोदी जी और उनका इकोसिस्टम क्या करता है? और उनका इकोसिस्टम जो राइट विंग ट्रॉल्स है, वो उसी शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी की ट्रॉलिंग करते हैं, केवल इस बात पर कि उसने कह दिया कि कश्मीर और धर्म को इससे मत जोड़िए, किसी संप्रदाय को मत जोड़िए। उसकी जबरदस्त ट्रॉलिंग होती है, और ये सारे के सारे सेनानी चुप रहते हैं। आपकी किसी एजेंसी ने, किसी महिला आयोग ने, कौन उसके बचाव में आया? जो सरकार अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बचा सकती, वो औरों का क्या बचाव करेगी? तो विपक्ष के ऊपर नारेबाजी करते रहिए, विपक्ष के ऊपर ड्रामे करते रहिए, लेकिन आज की तारीख में आप हकीकत में अगर आईना देखेंगे तो ये सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं। और लोकतंत्र में अगर आप सवालों को बंद करना चाहते हैं तो मुबारक आपको ऐसा लोकतंत्र। कोई बुद्धिजीवी, कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर, कोई एक फेसबुक पे पोस्ट लिखता है तो वो आपके लिए, उसको तो अंदर देना जरूरी हो जाता है, घर से उठा के लाना जरूरी हो जाता है। और आपका सर्विंग मंत्री उसको क्या कहता है, सोफिया कुरैशी कर्नल साहब को, कि वो आतंकियों की बहन है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका ये पूरा देश आपसे शर्मसार है। क्या फर्क पड़ गया? वो मंत्री हटा दिया क्या? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा दिया क्या, जो कहता है देश की सेना और पूरे लोग आपके कदमों में? ये आपकी मानसिकता है, और उसके बावजूद आप अपोजिशन को सवालों का जवाब देना, ओनस इज ऑन यू, नॉट ऑन समबडी, नॉट ऑन अपोजिशन। शर्म करनी चाहिए कि ये इस देश के नैरेटिव को कहां लेके आए हैं। और यही इनकी असलियत है कि जब ये सवालों में फंसते हैं, जब इनके पास जवाब नहीं होते हैं, तो फिर ये जंप करके नैरेटिव बदलते हैं। और जो ये सुपारी मीडिया है, ये इनका, आपको पता है, बिना शर्त इनको लगातार 11 साल से समर्थन देता है, जिसके कारण इनका पूरा इकोसिस्टम पल रहा है। ये देख लीजिए सर। अब ये आसिफ मुनीर के साथ आधी फोटो जो लगाई गई है राहुल गांधी की, उसके बाद वो अमित मालविया कह रहे हैं कि निशाने पाकिस्तान इनको मिलेगा, फलाना ढिमका। सवाल ये उठता है कि जब एक पोस्टर, कांग्रेस एक फिल्म से प्रेरित पोस्टर जारी करती है जिसमें गायब करके वो रहता है, पूरा भाजपा आईटी सेल और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इस बात करके भिड़ जाती है, जबकि और ये कहती है कि आपने नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की ऐसी फोटो लगाई कैसे। कांग्रेस ने हालांकि बाद में ये भी साफ किया कि आप इसको मान रहे हैं मोदी जी की फोटो है, आपको ये लग रहा है कि मोदी जी गायब हैं इसलिए आप इसको मान रहे हैं कि गायब है। कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। लेकिन अब ये इस तरीके की फोटो, फिर नेहरू से गांधी, यहाँ राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक के ऊपर सवाल उठाया जाना,
साथ में जो चीज ये कही जा रही है कि राहुल बार बार ये पूछ रहे हैं कि भारत का क्या नुकसान हुआ इस समय पर, वो पाकिस्तान के हमने कितने मार गिराए ये नहीं पूछ रहे हैं। तो एज अ डिफेंस करस्पॉन्डेंट, एज अ डिफेंस रिपोर्टर, आप इतने समय तक आपने कवर किया है, मैं समझना ही चाहता हूं कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि हम भारत की सेना ने पाकिस्तान का क्या कुछ नुकसान किया है। ये कितना जरूरी सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने क्या खोया, भारत के जवान, भारत में क्या नुकसान हुआ, विमान का नुकसान हुआ, सेना के जवान का नुकसान हुआ, सिविलियंस मारे गए नहीं मारे गए, ये जानना कितना अहम है। राम प्रकाश जी, जब तक कोई भी सैन्य ऑपरेशन चलता है, चाहे वो युद्ध हो या ऑपरेशन हो, चाहे लिमिटेड स्ट्राइक हो, उसके दौरान में इस तरह के सवालों से स्पष्ट बचा जाना चाहिए। और उस दौरान आपने ऑब्जर्व किया होगा 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और इवन अगर राहुल गांधी की आप बात करें तो 14-15 तारीख तक भी उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा पूरे ऑपरेशन को लेकर के और को लेकर के। और 22 से लेकर के जब तक वो बोले, लगातार सेनाओं के साथ बोले, लगातार सरकार के साथ बोले, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो चाहे कहीं। अगर आप देखें 10 तारीख की शाम को 5 बजे सीज फायर लागू होता है, जिसकी घोषणा ट्रंप करते हैं अपने ट्वीट के जरिए 5:33 पर, और भारत तो 5:55 और 6 बजे के बीच में विदेश सचिव करते हैं। उससे पहले उस दौरान में किसी दल ने भारत में सरकार से या सेना से कोई सवाल पूछा हो तो मुझे उस दल का नाम बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए। और 9 तारीख की रात को आप अभी ट्विटर खोल के देखिए, रात को 11:30 बजे बीजेपी के आधिकारिक हैंडल पर 31 सेकंड की वीडियो है या नहीं, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कितनी पूर लाइट में दिखाया गया है 22 सेकंड तक। और आखिर के 9 सेकंड्स के अंदर नरेंद्र मोदी को एक मस्कुलर मैचो मैन दिखा करके कि मैन ऑन मिशन और सारे आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का मिशन लेकर के आदमी चल रहा है। ये कब की बात है? 9 तारीख की रात को 11:30 बजे। और ऑपरेशन कब खत्म होता है, सीज फायर कब होता है? ऑपरेशन तो अब भी कह रहे खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर की घोषणा होती है शाम को 6 बजे। उससे पहले 18 घंटे पहले इस सारे की शुरुआत किसने की और क्यों की? भारतीय जनता पार्टी ने की ना। 22 तारीख नरसंहार से लेकर के और 10 तारीख तक वोट किसने मांगे? इस नरसंहार को लेकर के किसने वो किया? मधुबनी में रैली किसने की? विपक्ष ने तो नहीं। करते खुद हो, नाम दूसरों का लेते हो। जब ऑपरेशन खत्म हो गया और उसके 5 दिन के बाद जब सारे देश ने देखा, तब सवाल पूछना जायज है या नहीं कि सीज फायर किसके कहने से हुआ। पूरी दुनिया के अंदर भारत की ऐसी फजीहत कभी नहीं हुई कि तीसरी पार्टी हमारा सीज फायर डिक्लेयर कर रही है, हम उसको जो है स्वीकार कर रहे हैं, ना हम शर्तें बता रहे हैं, ना हम यूं बता रहे कि सीज फायर किन परिस्थितियों में किया गया, किसके कहने से किया गया, किन शर्तों पर किया गया, क्यों किया गया। जिस दिन सीज फायर किया 10 तारीख को, आपको सुबह की घटनाक्रम याद है? भारत की सेना ने कितना सक्सेसफुली पाकिस्तान के कितने एयरबेसिस को टारगेट किया था। पाकिस्तान का पुणियों पे आ गया था पाकिस्तान। और वो समय था जब पाकिस्तान को आप किसी भी शर्त के ऊपर झुका सकते थे। आपने झुकाने की छोड़िए, आपने अमेरिका के कहने से सीज फायर किया कि नहीं किया? और उसका जवाब कौन देगा? सीज फायर कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसके बाद आदमपुर में फोटो सेशन किया, लेकिन क्या उन्होंने बताया आज तक सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ? ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ट्रेड के लिए सीज फायर करवा दिया। ये बताएगा कौन? सरकार बताएगी या विपक्ष बताएगा? देश को कौन बताएगा? उसके बाद तीसरी घटना क्या? ये आपने कहा राहुल गांधी ने पूछा, आप अभी चलाइए जरा जयशंकर जी का वीडियो और उसके शुरू में क्या क्या है, ओपनिंग देखिए उसकी। बिफोर स्ट्राइकिंग द टेरर टारगेट्स, बिफोर शब्द है। बिफोर का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक करने से पहले या बाद में? मुझे भी पता है प्रोटोकॉल क्या है। जब भी आप किसी के नॉन मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक करते हैं, आप उस देश के डीजीएमओ को इन्फॉर्म करते हैं फॉर्मली। लेकिन क्या हमारे देश के विदेश मंत्री को बिफोर और आफ्टर का मतलब नहीं पता? क्या उनको प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नहीं पता? वो तो कैरियर डिप्लोमेट है, उनकी अंग्रेजी कैसे गलत हो सकती है? जो उन्होंने कहा वही तो राहुल गांधी ने उसको रीट्वीट करके पूछा कि भाई क्यों बताया आपने पहले। वो कह रहे हैं बिफोर हिटिंग, राहुल गांधी नहीं कह रहे। चला देख लीजिए वीडियो, मैंने हर फ्रेम देखा है उसका। उनका जो है उसका मतलब ये है कि हमने जो 10 तारीख की रात को अर्ली मॉर्निंग 1:05 से और 1:30 तक स्ट्राइक हुए थे पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर, 9 कैंप्स। उसके बाद जो इन्होंने वीडियो जारी किया उसमें वो बिफोर कह रहे हैं। उसमें राहुल गांधी का कसूर कहा है? राहुल गांधी ने ऑपरेशन के दौरान एक भी शब्द बोला? ऑपरेशन के 4 दिन बाद तक से शब्द बोला?
जब आपने फर्जी प्रोपेगेंडा वीडियो गेम्स को टीवी चैनलों के जरिए प्रोपगेट करना शुरू किया और पूरी देश दुनिया के अंदर आपके जो गिद्ध मीडिया था, जो आपका सुपारी मीडिया था, उसने आपकी डिप्लोमेसी और विदेश नीति और हर चीज का सत्यानाश कर दिया, सेना की सारी अचीवमेंट का सत्यानाश कर दिया, तब जाके राहुल गांधी ने उन्हीं के वीडियो को ट्वीट करते हुए सवाल पूछे। इसमें क्या गलत है? प्लस किसका क्या नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, क्या ये रूटीन में नहीं बता देना चाहिए? और अगर नहीं बताना तो बता दें कि भाई नहीं बताएंगे, हम कहां समस्या है। 26 लोग पहले मारे गए नरसंहार में, उसके बाद बॉर्डर्स पर लोग मरे। हासिल क्या हुआ? हासिल हुआ बीजेपी के वो पोस्टर जो लगातार जारी हो रहे हैं, जो संघर्ष विराम जारी होने से पहले रात को लागू कर दिया, 11:30 बजे वीडियो ट्वीट कर दिया। इस काम का क्या मतलब है इस बात? ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज वो दौर चला गया। आपको ध्यान होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भी बीजेपी ने यही हरकत की थी। सेनाओं के पराक्रम और सारे वो पोस्टर, उस समय जनरल वेद मलिक होते थे चीफ, उन्होंने कहा कि सेनाएं देश की होती, किसी पार्टी की नहीं होती। और उसके बाद सारे पोस्टर हट गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन ना तो आज वो चीफ है, ना वो भाजपा है। कंप्लीट शर्मनिरपेक्षता है और उसी का परिणाम देश भुगत रहा है कि सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, तो आप विपक्ष को टारगेट कर लीजिए। आप बताइए ना कि दुनिया में इकलौते कैसे खड़े हुए आप? आपका तो डंका बजता था। पाकिस्तान को 25 देशों के आईएमएफ में से 24 ने सपोर्ट कैसे किया? जवाब दे दीजिए देश को। सवाल है या नहीं है? मोदी जी का डंका बजता था, दुनिया साथ क्यों नहीं आई? आपने तो अग्रेसिव पोस्चर नहीं लिया, आपने तो टेरर स्ट्राइक किया। उसके बावजूद आप अकेले कैसे खड़े रहे? कोई पूछेगा इनसे? कोई पूछने वाला नहीं है। सारे के सारे चैनल सुबह से 10 बजे जब से ट्वीट किया है, सबको एक सिलेबस दे दिया गया है। उसी राहुल गांधी को जिनसे वो समर्थन मांगती है विपक्ष के तौर पर, जिस राहुल गांधी ने पूरा समर्थन दिया, किसी विपक्षी पार्टी ने कोई सवाल किया हो ड्यूरिंग ऑपरेशन, बिफोर ऑपरेशन, इवन आफ्टर ऑपरेशन 5 दिन तक, तब ये लोग कहां थे? तब इनके ऊपर जवाब नहीं था कि जवाब दीजिए आप? तब आपने ऑल पार्टी मीटिंग की क्या? तब आपने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया क्या? इन सांसदों को आप ब्रीफ कर देंगे, फॉरेन सेक्रेटरी कर देगा, कोई बात नहीं। क्या देश के सारे सांसदों को बताने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं स्पेशल सेशन बुलाते आप? आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, जिन्होंने 1962 में युद्ध के दौरान नेहरू को कहा सेशन चला पार्लियामेंट का, युद्ध के दौरान। अब तो ऑपरेशन सस्पेंड हो गया है। 10 तारीख से लेकर अब तक आप क्या कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब कौन देगा? राम प्रकाश जी, मेरा किसी राहुल गांधी से कोई वास्ता नहीं, मेरा किसी भाजपा से कोई मतलब नहीं। एक पत्रकार के नाते जो जायज सवाल है, जो वाजिब सवाल है, जो देश के सवाल है, उनको उठाना अगर काम हमारा है, उसको हम जारी रखें। बिल्कुल। अभी एक और चीज है सर, अब जब सवाल पूछा गया, भाई देश पूछ रहा था, राहुल गांधी ने भी पूछ के कोई नया काम नहीं किया है। भाई सोशल मीडिया उठाइए ना, भरा पड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये सवाल भरे पड़े हैं, तमाम लोग पूछ रहे हैं। आप किसको किसको आसिम मुनीर से जोड़ते रहिएगा। सवाल ही उठता है सर कि अब मोदी जी तो जवाब देने से रहे, वो तो गायब है पूरी तरीके से। तब अब ये अमित मालविया साहब निजता पर उतारू हो गए हैं। वो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने कोट किया है, वो साफ दिख रहा है। सर एक चीज और समझना चाहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है पूरी तरीके से, और ये जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन सिर्फ लीपापोती करने के लिए बनाया गया है, ताकि देश में चर्चा डेलीगेशन को लेकर के चलती रहे, सवाल ना पूछे जा पाए? प्रकाश जी, इसमें आपको शक कहाँ है? जब देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, माय फ्रेंड डोनाल्ड, वो व्यक्ति की कंप्लीट डिप्लोमेसी फेल होगी, जो कैरियर डिप्लोमेट जयशंकर की कंप्लीट डिप्लोमेसी फेल होगी, तो ये सांसद बेचारे क्या कर लेंगे? इनको क्या पता है? इनको कौन जानता है? वहां किसको मिलेंगे? ये क्या करेंगे? वो बेसिकली जब आपका नैरेटिव फेल हुआ था, इसीलिए आपने ये नौटंकी रची थी कि देश के लोगों के करोड़ों और करोड़ों रुपए फिर खर्च हो जाएंगे। आप बताइए ना, 33 देशों के अंदर 5 दिन तक, 10 दिन तक ये सांसद जाएंगे, क्या खर्च नहीं होगा और उसका हासिल क्या होगा? सवाल तो ये था ना। लेकिन चूंकि ध्यान डाइवर्ट करना था, हर देश के अंदर आपकी एम्बेसी है या नहीं, हाई कमीशन है या नहीं, जब उनके जरिए आप नहीं कर पाए, मोदी जैसे विश्व लीडर के जरिए नहीं कर पाए, जो मोदी जी ने, आपको पता है ना, फोन पे वार रुकवा दिया था रूस और यूक्रेन का, वही मोदी जी है ये। इनका जो ऑपरेशन था उसको अब अमेरिका रुकवा रहा है, और ट्रंप छाती ठोक के कह रहा है, 7 दिन में 6 बार कह दिया उसने कि मैंने करवाया, मैंने ट्रेड का धमकी दी ओपनली। उसके जितनी भी ओवरटोन है सुन लीजिए। ट्रंप से आंखों में आग डाल के बात नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि मोदी जी का जो जो 56 इंची का जो नैरेटिव था,
उनकी जो फेस सेविंग की, जो उनकी इमेज सेविंग का ये डेस्परेट प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि सवाल ना पूछे जाए, लेकिन सवाल फिर भी पूछे जाएंगे। आपने डंकापति खुद को खुद घोषित किया, दुनिया ने, किसी ने आपको वर्ल्ड लीडर नहीं कहा, आप खुद ही कहते थे। और जब आपको जरूरत पड़ी, आपके साथ इजराइल और तालिबान खड़ा मिला। ये हकीकत है या नहीं? आज आपकी हालत यह है कि जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तो रात को आप दो डॉगी चैनलों के, एक डॉगी चैनल के संपादक के जरिए क्या चलवा रहे हैं कि टर्की के इस्तांबुल में कांग्रेस का सेंटर मिला है, और उसको अमित मालवीय रिट्वीट कर रहा है। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। और वो आपको पता है इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर क्या है? वहां की जो म्यूनिसपैलिटी है इस्तांबुल की, उसकी जो म्यूनिसपैलिटी का एक कन्वेंशन सेंटर है वो, और उसके ऊपर 1-1 घंटे का शो चलवा रहे हैं, और यही अमित मालवीय उसको रिट्वीट करवा रहे हैं। तो इस लेवल तक आ गए हैं ये लोग। इनको कोई समझ नहीं है कुपड़ों को कि क्या तो वो सो कॉल्ड आपके डॉगी संपादक चलाते हैं, किस चीज को ये रिट्वीट करते हैं, और देश की जनता को इन्होंने घोषित मूर्ख मान लिया है। ये आपने सर आपने सर लगभग 20 सालों तक सेना को कवर किया है। मैं समझना ही चाहता हूं अहमद, ये जो भाजपा का पोस्ट है, बाकायदा भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से, उसमें ये कहा गया कि 60 साल देश पर राज किया कांग्रेस ने, लेकिन उस दौरान सेना की स्थिति कमजोर रही, लगातार केवल सत्ता मजबूत होती गई और आम आदमी की जो सुरक्षा है उसको किनारे कर दिया गया, वो और असुरक्षित होता गया। लेकिन 2014 में राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ मोदी आते हैं, उसके बाद सेना सशक्त होती है, सरकार जो है वो उसको मजबूत करती है और फौलाद की तरीके से सेना हो गई है। पिछले 20 साल में क्या बदला है सेना में? और अगर हम उसके भी पहले जाएं, जो पहले हो चुके हैं आजादी के बाद से और अभी तक, सेना में क्या बड़ा अंतर देख रहे हैं आप? देखिए राम प्रकाश जी, जब भारत 1947 में आजाद हुआ, देश का विभाजन हुआ, देश किन परिस्थितियों में था, वो एक दौर था। और भारत की आजादी के साथ ही पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, आपने देखा। उस समय भारत की जीडीपी क्या थी, भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, भारत की ओवरऑल वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या थी, सारे देश को पता है। वहां से लेकर के 62 तक का एक दौर था, 65 तक का दूसरा दौर था, 71 तक का तीसरा दौर था। और इस तरीके से देश धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। इकोनॉमी भी बढ़ी उसकी, उसका सारा सब चीजों का वर्ल्ड स्टैंडिंग भी बढ़ी, और सारी चीजें होती गई। कोई भी सेना ना तो एक दिन में मजबूत होती है, ना एक दिन में कमजोर होती है। सेना का जितना भी जो मजबूती है, वो बहुत चीजों से जुड़ी हुई है। देश की इकोनॉमी के साइड से जुड़ी हुई है, देश की जीडीपी से जुड़ी हुई है, देश की ग्रोथ रेट से जुड़ी हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ना तो ओवरनाइट वो मजबूत होती है, ना ही वो कमजोर होती है। 4 दिन के ऑपरेशन के भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, ये पूरा दुनिया मानती है। पाकिस्तान 12वें नंबर पे नहीं है, तो इसमें ये चौथी ताकतवर सेना क्या 2014 के बाद बनी है सर? नहीं, कौन कह रहा है? ये जो कुछ भी इनके कहने से नैरेटिव फिक्स नहीं हो सकता राम प्रकाश जी। आप कुछ भी प्रोपेगेंडा करते रहे, उस प्रोपेगेंडा का ढोल फट चुका है। अगर इसी में एक सवाल पूछ लिया जाए केवल इस कीमत पर कि कहीं मैं और आप देशद्रोही ना हो जाए, मेरे और आपके चेहरे पे मुनीर या जो किसी शरीफ का फोटो ना लग जाए, तो कोई इनसे ये भी पूछ ले जरा कि जो गैलवान के अंदर हुआ था, उस समय भी तो ये सेना यही थी, उस समय भी तो 56 इंची लीड रही था। तब इन्होंने क्या कहा था कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, यही थे ना। भारतीय सेना ने कितनी बहादुरी का परिचय देते हुए ओवरनाइट कैलाश रेंजेस के ऊपर, सारा रेंजेस के ऊपर कवर कर लिया था कि नहीं कर लिया था? उसको वापस किसने बुलवाया? सेना ने तो वापस आने के लिए नहीं किया था, किसी ने तो करवाया होगा ना। ये वही सेना थी। सेना को माध्यम मत बनाइए। आपको ध्यान होगा जो तत्कालीन चीफ थे नरावने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उनकी किताब रुकवा दी गई, आज तक नहीं छपी। सर्विंग फौज के चीफ की किताब आज तक नहीं छपी। रिटायर हुए 3 साल हो गए उनको, 2 साल। क्या लिखा था उन्होंने कि मैंने राजनाथ से पूछा कि साहब हमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा जो ठीक लगे वो कर लीजिए। ये लीडरशिप होती है क्या? ये बात करेंगे? और जो सवाल पूछ लेगा वो देशद्रोही है। वो तो आर्मी चीफ थे, अगर किसी और ने वो सवाल कहा होता तो उसके ऊपर भी मुनीर का ही फोटो लग जाता। ये सवाल नहीं है राम प्रकाश जी। एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के अंदर, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी आगे तभी बढ़ती है जब सवाल जवाब का सिलसिला लगातार बढ़ा रहे। वो बेहतरी के लिए होता है, काम चोरी के लिए नहीं कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए सेना की ओट में क्यों छुपते हो। ये वही सेना थी 1971 में करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में किसने भूगोल बदला? भारत की सेना ने बदला और 34 साल के अंदर बदला। उस समय भारत की जीडीपी क्या थी, उस समय भारत की इकोनॉमी क्या थी, उसके बावजूद भारत ने करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और आज आप उसी सेना ने 10 तारीख को सुबह जब पाकिस्तान के सारे एयरबेसिस के ऊपर जिस तरीके के स्ट्राइक किया, थर्रा गया पाकिस्तान, उसके बाद आपने बिना कारण बताए सीज फायर किया। इसका जवाब कौन देगा? मैं और आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है
किन परिस्थितियों में किया, बता दें। अगर हमारे चेहरे पे मुनीर लगा दोगे तो आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे। सवाल यह है, विपक्ष के साथ आपको जो करना कीजिए, लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं तो यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द नेशन। व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर सीज फायर एट दैट पॉइंट इन टाइम? दैट इज द क्वेश्चन। सेना के पीछे मत छुपिए। सेना का शौर्य सेना का शौर्य है, सेना किसी की नहीं है। आपके मुख्यमंत्री ने कितने जाहिल अंदाज में ये कहा कि पूरा डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, क्या कहा उसने कि पूरे देश की सेना और जनता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या है मोदी? मोदी खुदा है क्या? मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जन सेवक हैं, खुदा नहीं है वो। आप किस बात पे वो कर रहे हैं? आप देश की बेटी कर्नल सोफिया को क्या कहते हैं, वो आतंकियों की बहन है, और वो आदमी आज भी पद पर है। और आप राष्ट्रवादी हैं, जो सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही हैं। आप जब पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के वहां पर, आप क्या करने गए थे वहां पर? ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी थी क्या? क्या करने गए थे? पाकिस्तानी सेना के एयरक्राफ्ट में आपने ट्रेवल किया कि नहीं किया? क्या किसी भारत के प्रधानमंत्री ने किया आज तक? क्या कोई करेगा कभी? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? बता दीजिए जवाब। बिरयानी खाने कौन गया था? Who invited you? Whom you informed? आप खुदा नहीं है, माफ कीजिएगा, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस देश के। आपकी हर हरकत, आपकी हर मूवमेंट इस देश की नीतियों को प्रभावित करती है। एंड यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द कंट्री कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। और मैं तो ये पूछ रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? जब फौलादी सीने वाला प्रधानमंत्री था 11 साल की सत्ता के बाद, वो आतंकी बॉर्डर पास करके कैसे आगे, मुझे बता दीजिए आप। और वो कहां है 28 दिन से? इसका जवाब दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। अगर इसका जवाब है तो आगे बढ़िए। और सारे देशद्रोह, ये तुम ही केवल देश के रक्षक हो, तो ये तुम्हें मुबारक। पूरे देश ने देख लिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा 56 इंच का मतलब क्या है। इन्हीं के पुरखे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर कहा था कि सरकारें आती हैं जाती हैं, ये बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज स्थिति वही है। नरेंद्र मोदी को चाहे भाजपा या खुद वो कुछ भी बना दें, विश्व गुरु बनते बनते ट्रम्प साहब कहाँ ला करके खड़ा कर दिए हैं कि हर रोज एक तरीके से तमाचा मार रहे हैं और विश्व गुरु साहब की जुबान बंद है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की बात छोड़ दीजिए, आज आप जो भी समझ रहे हो अपने को, सरकारें इसके पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। सिर्फ उस कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा बदला जाएगा, आज नहीं तो कल। कब तक आप इस मुगालते में जनता को से वोट हासिल करते रहेंगे? कब तक जनता को भावनात्मक रूप से इमोशनल ब्लैकमेल करके आप वोट हासिल करते रहेंगे? ये सवाल है। और मुझे लगता है कि शायद जनता भी धीरे धीरे या बहुत ज्यादा कुछ अब समझ चुकी है, कुछ शायद थोड़ा बहुत समझना बाकी है। और शायद कहीं ना कहीं जो धर्म का नशा है वो जैसे जैसे उतरता जाएगा, आप कहाँ थे, कहाँ आए और फिर कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।